हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सर। आज की वीडियो लेक्चर में प्रत्यायोजित विधान प्रशासनिक विधि का एक टॉपिक है जो हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये 3rd लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जुडिशियल कंट्रोल क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर, यानी प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण है या नहीं है, और है तो कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि देश में कोई भी कानून हो, चाहे वो मूल विधान हो, सुप्रीम लॉ हो या फिर अधीनस्थ विधान हो। अधीनस्थ विधान आप समझ चुके हैं कि यदि विधायिका ने कार्यपालिका को कोई लॉ बनाने के लिए सौंप दिया है, डेलीगेट कर दिया है, और लॉ के एम्बिट में रहते हुए यदि कार्यपालिका किसी विधान को बनाती है तो उसे प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान कहते हैं। तो चाहे वो मूल विधान हो या फिर प्रत्यायोजित विधान हो, दोनों ही कंडीशन में न्यायिक नियंत्रण संभव है, न्यायिक नियंत्रण अनिवार्य है। बिना न्यायिक नियंत्रण के आप सोच के देख लीजिए एक बार, अगर किसी विधा पर, कानून बनाने की शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण ना हो, जुडिशरी का कंट्रोल ना हो, तो क्या उसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं आ सकता है? क्या मनमानापन नहीं हो सकता है? क्या लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित किया जा सकता है? शायद नहीं। आपका भी उत्तर कॉमन सेंस से भी अगर देंगे तो भी आपको लगेगा नहीं। यानी कि अगर किसी संस्था को विधायिका हो या कार्यपालिका हो, विधायन की शक्ति दे दी गई है और न्यायिक नियंत्रण से परे है, तो जाहिर सी बात है जिसके हाथ में सत्ता जाती है तो सत्ता आने पर मनमानापन आना स्वाभाविक है। इसमें चूंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अवसरवादी होता है, जहां उसे अवसर मिलता है अवसर का लाभ लेना नहीं भूलता, यानी अवसर का लाभ वो ले ही लेता है। तो अगर विधायन के कार्य में न्यायिक नियंत्रण ना हो तो विधायन के कार्य में मनमानापन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसा कि यह आवश्यक है कि प्रत्यायोजित विधान में न्यायिक नियंत्रण का होना अति आवश्यक है, तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। प्रत्यायोजित विधान उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की पहुंच से बाहर नहीं कहा जा सकता। यानी कि प्रत्यायोजित विधान जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है। यानी कि अगर कोई विधायन यदि कार्यपालिका किसी विधायन का निर्माण करती है, किसी कानून को बनाती है, नियम बनाती है, उपनियम बनाती है, तो ऐसे नियम और उपनियम का भी न्यायिक जुडिशियल रिव्यू किया जाना आवश्यक है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है। भारत में प्रत्यायोजित विधान पर न्यायपालिका प्रभावी नियंत्रण रखती है। इट मींस एक्टिव इफेक्ट डालती है। प्रत्यायोजित विधान की वैधता की जांच न्यायपालिका डिफरेंट टाइप से कर सकती है, कई आधार को लेकर के कर सकती है। ये आधार इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में बहुत विस्तृत है। भारत में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है वो बहुत ही इनलार्ज वे में, ब्रॉड वे में दी गई है। प्रत्यायोजित विधान की वैधता की जांच करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर जुडिशियल रिव्यू करने का पावर दिया गया है। अब यहां पर कैसे कर सकता है, कब कर सकता है? या जब कोई विधायन अधिकारातीत हो। अधिकारातीत का मतलब अल्ट्रा वायरस हो। अल्ट्रा वायरस का मतलब अधिकार से, जो अधिकार उपलब्ध है, जो अधिकार मिला हुआ है, उससे बाहर जाकर के, परिधि से बाहर निकल करके यदि किसी विधायन को नियोजित किया जाता है, बनाया जाता है, तब जुडिशियल रिव्यू किया जाना आवश्यक हो जाता है। किन किन कंडीशन में कर सकती है जुडिशियल रिव्यू?
क्या क्या ग्राउंड है? तो आपको हम 3 ग्राउंड बताएंगे। पहला ग्राउंड क्या है कि क्या प्रत्यायोजन को सामर्थ्य प्रदान करने वाला अधिनियम, जिसे प्रमुख अधिनियम कहा जाता है, संवैधानिक है। पहला चेक करने का पॉइंट क्या है? वेदर द लॉ विच हैज बीन फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और विच इज एम्पावर्ड, द लॉ विच इज एम्पावर्ड टू मेक बाय द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो एम्पावर की गई है किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा। और जो लॉ बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है? दूसरा पॉइंट, क्या आधुनिक अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्यायोजित विधान संवैधानिक अथवा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है? तीसरा पॉइंट, क्या प्रत्यायोजित विधायन या अधीनस्थ विधायन शक्ति प्रदायी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है? यानी कि चेक्स किन किन पॉइंट्स पे किया जाएगा? पहली लीगैलिटी, दूसरा क्या जो पैटर्नल लॉ है, पैटर्नल का मतलब पित्रात्मक लॉ, यानी कि जो मूल विधि है, मूल विधि से जो डेलीगेटेड लॉ बनाया गया है क्या वो उसी के अकॉर्डिंग है? यदि यस तो ठीक है, नहीं है तो फिर उस हद तक उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी आफ्टर जुडिशियल रिव्यू। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम आपको नोट करा दे रहे हैं। जैसे पहला केस है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1961। क्या हुआ था इसमें? इसके अंतर्गत निश्चित रूप से एक लक्ष्मण रेखा, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अधिनियम के अंतर्गत निश्चित रूप से एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, यानी कि एक सीमा निर्धारित की जानी आवश्यक है जिसके भीतर ही प्रशासनिक अधिकारी प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग तथा मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन की धारा 3 को अधिकारातीत घोषित किया था, क्योंकि यह कार्यकारिणी को असीमित शक्तियां देते हैं जिसका यह मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई विधान जो प्रत्यायोजित की गई है असीमित शक्ति देने वाला है, जाहिर सी बात है असीमित शक्ति मिलेगी, मनमानापन होगा, आर्बिट्रेरीनेस आएगा, और अगर आर्बिट्रेरीनेस आएगा तो वो कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल संभव ही नहीं हो पाएगा और वो आर्टिकल 14 और 19 का कहीं ना कहीं से मिसयूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस चेक और बैलेंस के बेस पर यानी जुडिशियल रिव्यू को करके इस बात को डिसाइड किया कि आर्बिट्रेरीनेस को, मनमानेपन को रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट इस पर एक केस और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि जुडिशरी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएसजे का, जज या एपीओ का, वहां पर भी आपको ये केसेस मिलेंगे। ये केस आ जाएगा कि हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ AIR 1960 किससे संबंधित है? प्रत्यायोजित विधायन से, मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सही टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा। इसमें उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया एम्प्लॉयज सर्विस रेगुलेशन की सेक्शन 47 को अवैध घोषित किया। क्यों अवैध घोषित किया? क्योंकि इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी एयर होस्टेस के पक्ष में सेवानिवृत्ति की आयु 45 वर्ष तक बढ़ाने की शक्ति दी गई। क्या आपने यहां पर पॉइंट आउट किया? यहां पर एक वर्ड आया था कि किसी भी यानी किसी एक को, मैनेजिंग डायरेक्टर चाहे तो किसी की आयु 45 वर्ष कर दे, किसी को चाहे तो कम कर दे। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं से आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का वायलेशन हो जाएगा। इसमें कोई सिद्धांत या मानक नहीं निर्धारित किया गया था। इस प्रकार से इस प्रावधान, ये क्या माना गया कि प्रावधान अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से मुक्त था और संविधान के अनुच्छेद 14 के विरोध में था। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से युक्त था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।